नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। कथा शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन तो अब रहे नहीं, लेकिन उनके आतंक की कथा को भूल कैसे सकते हैं। वे अपने लोगों के वास्ते जरूर रॉबिन हुड थे, पर उनके गुंडे मवालियों ने जो किया, उनके इशारे पर जो किया, वह आज भी इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। शिबान किस तरीके से शहाबुद्दीन का शिबान बना, आतंक का शिबान बना। देखिए, जब शहाबुद्दीन की हम चर्चा करते हैं तो शहाबुद्दीन की जिद्द और शहाबुद्दीन का गुस्सा, दोनों का जिक्र जोड़ी हो जाता है। अब जबकि शहाबुद्दीन नहीं है, फिर भी मैं ये मानता हूँ, बहुत लंबे अरसे से मैंने देखा है कि शहाबुद्दीन ने आतंक जो भी पैदा किया, बदले में कुछ कमाया नहीं। ऐसा नहीं कि आज शहाबुद्दीन की विरासत जो वो छोड़ कर गए हैं वो अरबों की है या करोड़ों की है। बीच का दौर तो ऐसा भी था जब केस मुकदमे के लिए महंगे वकील रखने को शहाबुद्दीन के परिवार वालों के पास पैसे नहीं थे। फिर शहाबुद्दीन ने इतना आतंक गढ़ा क्यों? तो जैसा मैंने कहा, जिद और गुस्सा। शहाबुद्दीन अपने लिए कोई गुंडा टैक्स वसूलते थे, यह भी हम नहीं मानते, लेकिन गुंडा मवाली पालने की लत शहाबुद्दीन की थी, यह भी सही है। और वे उसे रोकते नहीं थे, संरक्षित करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। शहाबुद्दीन का विरोध मौत को बुलावा देना होता था। तो जब शहाबुद्दीन की चर्चा हम करें और चंदा बाबू की चर्चा न हो, यह बात हो ही नहीं सकती है। जिनके दो बेटों को तेजाब के बदले तेजाब से नहला दिया गया और तीसरे बेटे को गोली मार दी गई अंतिम गवाही के 3 दिनों पहले। ये कहानी है चंदा बाबू, जिनका असली नाम चंद्रकेश्वर प्रसाद था, पत्नी कलावती देवी। ये मूल रूप से सिवान के रहने वाले नहीं थे। सिवान में जाकर इन्होंने व्यवसाय शुरू किया था। इनके 4 बेटे राजीव रोशन नहीं रहे, गिरीश राज नहीं रहे, सतीश राज नहीं रहे, नीतीश राज जो अकेले अब हैं, वो बचपन से ही दिव्यांग थे। इस दुनिया में अब चंदा बाबू भी नहीं है। 2020 में ही 16 दिसंबर को उनकी मौत हुई थी, शहाबुद्दीन से लड़ते लड़ते। 2019 में उनकी पत्नी कलावती देवी का निधन हो गया था। 4 बेटों के अलावा 2 बेटियां भी, मंजरी रानी और पिंकी रानी, दोनों शादीशुदा हैं अपने अपने ससुराल में। तो चंदा बाबू के घर में सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग बेटा नीतीश राज बचा हुआ है। तो कारोबार करने को चंदा बाबू सिवान चले आए थे। और उस ज़माने में, यदि आपको याद न हो तो बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा, जब इंडिया में डालडा क्राइसिस हो गया था, डालडा एक ब्रांड है, तब भी था, डालडा मिलने ही नहीं लगा था, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी। तो चंदा बाबू ने नेपाल कनेक्शन का फ़ायदा उठाकर नेपाल से ट्रक ट्रक डालडा मंगवाया और काफ़ी मुनाफा कमाया, अपने कारोबार में वृद्धि की। इसके बाद 1996 में, 1996 में सिवान के हॉस्पिटल रोड में उन्होंने एक संपत्ति खरीदी जिसमें 7 दुकानें थी। यह संपत्ति ही आगे चलकर, या इस पर उठा विवाद ही
चंदा बाबू के परिवार की बर्बादी उनके 3 बेटों की हत्या की वजह बनी। तो ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी, जिसमें 7 दुकानें थीं, कुछ दुकानें तो उनके पास खुद की रही, लेकिन कुछ दुकानें किराए में लगी हुई थी। एक दुकान नागेंद्र तिवारी नाम के शख्स थे, उनके नाम किराए पर थी, लेकिन चालाक नागेंद्र तिवारी ने किराए का किराया लगा लिया था। मतलब चंदा बाबू की दुकान को खुद किराए पर लेकर आगे सबलेट कर दिया था। मदन शर्मा ये दूसरे किराएदार थे जिन्होंने नागेंद्र तिवारी असली किराएदार से दुकान किराए पर ली थी। ये बात आगे चलकर चंदा बाबू को अच्छी नहीं लगी। चंदा बाबू ने नागेंद्र तिवारी और मदन शर्मा दोनों को कहा कि आप दुकान खाली कीजिए, लेकिन मदन शर्मा ने दुकान खाली करने से इनकार कर दिया और रंगदारी की बातें करने लगा। यह बात चंदा बाबू को अच्छी नहीं लगी। चंदा बाबू के 3 बेटे बड़े हो चले थे, कारोबार में हाथ बटा रहे थे। राजीव रोशन, गिरीश राज और सतीश राज। जैसा मैंने बताया, नीतीश राज दिव्यांग था, वो घर में ही रहता था। तो जब दुकान खाली करने से मदन शर्मा ने इनकार कर दिया तो चंदा बाबू ने दुकान में बाहर से ताला मार दिया। तो मदन शर्मा इसके बाद शहाबुद्दीन के दरबार में पहुंच गया। शहाबुद्दीन सांसद थे। शहाबुद्दीन सिवान के बेटा आज बादशाह थे। सिवान में जितने भी गुंडे मवाली थे वे शहाबुद्दीन की फौज के थे। शहाबुद्दीन की अदालत लगती थी, वहीं फैसला होता था। तो मदन शर्मा के पक्ष में शहाबुद्दीन के गुंडे मवाली चंदा बाबू के यहाँ धमकने लगे। चंदा बाबू के कारोबार को जाना तो रंगदारी की मांग होने लगी और रंगदारी वसूली शुरू हो गई। शुरुआत में चंदा बाबू को बहुत गुरेज नहीं हुआ, लेकिन सीमा पार हो रही थी और बच्चे राजीव रोशन, गिरीश राज और सतीश राज कारोबार में आगे आ रहे थे, अपने पिता का हाथ बढ़ा रहे थे। अब देखिए, जो घटना है वह स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन, मतलब 16 अगस्त 2004 की है। 2004 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन ने जीत हासिल की थी, जेल के भीतर ही रहकर। कहने को जेल था, वहाँ तो बाद में अदालत लगता था। आपको याद, हम यह भी करा दें कि 2001 में बच्चू सिंह मीना ने बहुत तगड़ी इनकाउंटर की थी, लेकिन खैर शहाबुद्दीन का रुतबा खत्म नहीं हुआ था, जेल भले अभी थे। बाद में रतन संजय ने भी पीछा किया था। तो शहाबुद्दीन चुनाव जीत गए थे। शहाबुद्दीन के गुंडे मवालियों ने 16 अगस्त 2004 को चंदा बाबू की दुकान पर धावा बोल दिया। चंदा बाबू दुकान पर नहीं थे, वे पटना आए हुए थे। उनके एक भाई पटना में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्राधिकारी थे। जो डालडे की दुकान थी, जो मूल दुकान थी, उस दुकान पर सतीश बैठा हुआ था, जिसकी उम्र 23 साल थी, और बाहर में ट्रक खड़ी थी जिससे डालडा उतर रहा था। तो आए बदमाशों ने कहा कि इतने की रंगदारी दो। 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए की बात हुई। सतीश का खून भी गर्म, उसने इनकार कर दिया कि इतने पैसे तो हम दे नहीं सकते। इसके बाद जो बदमाश आए थे वे सभी गल्ले पर, मतलब कैश काउंटर पर टूट पड़े। जो कैश बॉक्स था उससे पैसे निकालने लगे और सतीश राज को पीटने लगे। बताया जाता है कि जब सतीश राज को गुंडे मवाली पीट रहे थे तो गिरीश राज भी दूसरी दुकान पर बैठा हुआ था। वह भागता हुआ आया, उसे भी लोगों ने पीटा। इस बीच राजीव, तीसरा बेटा, उसने जब अपने दोनों भाइयों को पीटते हुए देखा तो वो बाथरूम साफ करने के लिए
रखे गए तेजाब को मग में उड़ेल कर ले आया और जो बदमाश शहाबुद्दीन के गुंडे मवाली दोनों भाइयों की पिटाई कर रहे थे उन पर निशाना कर पूरा मग फेंक दिया। जानकार कहते हैं कि इनमें से शहाबुद्दीन का एक मवाली गुंडा शूटर हुसैनगंज के तेतरिया का अजमेर था, जिसके पूरे चेहरे पर और शरीर पर तेजाब फैल गया, जो चंदा बाबू के बेटे राजीव ने फेंका था। तो जब तेजाब फेंका गया, एसिड फेंका गया चंदा बाबू के बेटे के द्वारा, तो ये जो बदमाश आए थे ये भागने लगे और भाग भी गए। लेकिन भाग जाने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस बात का अंदेशा चंदा बाबू के बेटों को नहीं हुआ कि बदले में तुरंत कुछ और हो जाएगा। कहा जाता है कि ये गुंडे मवाली जो शहाबुद्दीन के चेले चपाटी थे, शहाबुद्दीन के पास पहुंचे। शहाबुद्दीन को मालूम हुआ कि चंदा बाबू के बेटों ने ऐसा किया है, तो वे बेहद गुस्सा हो गए। फिर गुंडे मवालियों के नए दस्ते को चंदा बाबू की दुकान पर हमला करने को भेजा गया और कहा गया कि तीनों बेटों को उठा कर लाया जाए। तो अब नया दस्ता पहुंचा, पूरी दुकान लूट ली, दुकान में आग लगा दी और तीनों बेटे राजीव रोशन जिसने तेजाब फेंका था, गिरीश राज और सतीश राज को उठाकर ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया नहीं पता। तीनों अगवा कर लिए गए। चंदा बाबू पटना में थे। अगवा करने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसी को खबर नहीं लगी। परेशान चंदा बाबू पटना से सिवान लौटे। तब सिवान के एसपी थे जगलाल चौधरी, बेहद ही कमज़ोर एसपी। ऐसे आईपीएस प्रमोटेड थे, नमूने वाले होते हैं। और मेरी मान्यता रही है कि जगलाल चौधरी जैसे एसपी को जब कभी जिला दिया गया उस जमाने में, उस दौर में, तो यह सत्ता संरक्षित अपराधियों को सिक्योर्ड करने के लिए या उनके कारनामों को बर्दाश्त प्रदान करने के लिए दिया गया था, तैनात किया गया था। तो तीनों बेटों का पता नहीं चल रहा था। खबरें कई आ रही थी कि हाँ मार दिए गए। चंदा बाबू पटना से लौटकर सिवान पहुंचे और उन्होंने एसपी जगलाल चौधरी से भेंट की। लेकिन जैसी उम्मीद थी जवाब वैसा ही मिला। जगलाल चौधरी ने शहाबुद्दीन का नाम सुनते ही अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही कहा होता तो कोई बात नहीं थी। उस नमूनेदार एसपी ने कहा चंदा बाबू को कि जो गाड़ी, चले जाइए सिवान जंक्शन, और जो गाड़ी जिस रास्ते की आती है, जिस रास्ते की ओर जाती है, पहली गाड़ी उस पर बैठ जाइए, सिवान को भूल जाइए। डरे सहमे चंदा बाबू सिवान जंक्शन पहुँचे, जब पुलिस भी साथ देने को तैयार नहीं थी। घर में पत्नी कलावती देवी और दिव्यांग बेटा नीतीश राज, और उन्होंने पहली ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन पकड़ने के बाद वे छपरा पहुँचे। बेटों का सुराग पाने की कोशिश करते रहे, कुछ पता नहीं चलता। मान लिया गया कि तीनों बेटों को मार दिया गया है, लेकिन कहीं लाश भी नहीं मिली। इस दरमियान कई महीने गुजर गए। तभी कहीं से राजीव रोशन का फोन आया और मालूम हुआ कि वो तो जिंदा है। राजीव रोशन गोरखपुर में जाकर छुप गया था और इस सिलसिले में ही या इस दौरान ही शहाबुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को परेशान चंदा बाबू को एक सहारा मिला। सिवान के एसपी ने प्राथमिकी दर्ज करने से भले इनकार कर दिया था, लेकिन वे एक पैरोकार के माध्यम से, ओम प्रकाश यादव के माध्यम से
वे ओम प्रकाश यादव जो 2004 के चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में और शहाबुद्दीन से चुनाव हारे थे, उनके साथ छपरा के डीआईजी गणेश प्रसाद यादव के पास पहुंचे। गणेश प्रसाद यादव डीआईजी थे, इसलिए सिवान भी उनके अधीन था। पूरी बात उन्हें बताई गई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने पहलकदमी की, हालांकि तब तक बिहार में राबड़ी देवी की ही सरकार थी। चंदा बाबू की पत्नी कलावती देवी की शिकायत पर सिवान में रिपोर्ट लिख ली गई, अपहरण की रिपोर्ट, और इसमें न्यायिक हिरासत में बंद शहाबुद्दीन, उनके सहयोगी राजकुमार शाह, मुन्ना मियां और शेख असलम को आरोपी बनाया गया, अन्य भी अज्ञात किए गए। तो जैसा मैंने पहले बताया कि राजीव रोशन इकलौता बेटा बचा था, मतलब उन 3 बेटों में जो चौथा था वो तो घर में ही दिव्यांग था। उसने गोरखपुर से कहीं से खबर दी थी कि वो जिंदा है। अब वो आया बहुत दरा सहमा, हालांकि बुलाना नहीं चाहते थे चंदा बाबू। उसने पूरी घटना बताई। राजीव रोशन ही था जिसने शहाबुद्दीन के गुंडा मवालियों पर तेजाब फेंका था, जिसके बाद वे भागे थे और फिर आए तो तीनों भाइयों को उठाकर ले गए। राजीव रोशन ने जो घटना का जिक्र दिया, घटना बताई, उसके मुताबिक दोनों भाई गिरीश राज और सतीश राज को शहाबुद्दीन के गुंडे मवालियों ने शहाबुद्दीन के कहने पर, जैसा आरोप था, कोर्ट में भी यही बात आई, तेजाब से नहलाना शुरू किया। क्योंकि तेजाब ही फेंका गया था तो बदले में भी तेजाब, और तब तक तेजाब से नहलाते रहे जब तक गिरीश राज और सतीश राज की मौत नहीं हो गई। इस दरमियान राजीव रोशन को बांध कर रखा गया। राजीव रोशन से कहा गया कि तुम्हें तो और भी गंदी मौत मारेंगे, पहले अपने दोनों भाइयों का हश्र देख लो। दोनों भाई छटपटाते रहे, तेजाब की आग में जलते रहे और मौत को प्राप्त हो गए। लाश भी नहीं मिली। बताया ये गया राजीव रोशन के मुताबिक कि बोरा में दोनों भाइयों की लाश बंद कर दी गई, उसमें नमक भर दिया गया ताकि लाश छत बिछत हो जाए, और इसके बाद उसे किसी चिमनी भट्टे में डाल दिया गया। राजीव रोशन का कहना था, दावा था कि वह भी मारा जाता, लेकिन ईश्वर ने साथ दिया। जब गुंडे मवाली थोड़ा लापरवाह हुए तो वो वहाँ से भाग गया और भागकर गोरखपुर पहुँच गया, जहाँ कई महीनों तक छुपा रहा। अब जबकि गणेश यादव डीआईजी के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, 2005 में फरवरी के चुनाव के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। आगे नवंबर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, तो शहाबुद्दीन के खिलाफ एक्शन स्टार्ट हुआ। राजीव रोशन को गवाह मानकर गवाही दर्ज की गई। शहाबुद्दीन के खिलाफ मुकदमा हुआ। शहाबुद्दीन तब तक, याद कीजिएगा, 2004 का चुनाव जीतने के बाद फिर से जेल से छूटकर आ गए थे और इसके बाद फरार हो गए थे। उन्हें 2005 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, नवंबर के चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली से सीबीआई से राजविंदर सिंह भट्टी को सिवान लाया गया था। वो डीआईजी थे, लेकिन सिवान में एसपी का पोस्ट डिलीट कर आरएस भट्टी को तैनात किया गया था, जिन्होंने बाद में शहाबुद्दीन को गिरफ्तार भी किया। तो शहाबुद्दीन 2005 में गिरफ्तार हुए तो फिर गिरफ्तार ही रहे। इस बीच चंदा बाबू लड़ते रहे। राजीव रोशन भी गवाही देते रहा। कोर्ट में उसने बहुत मजबूत गवाही दी, दिल दहला देने वाली घटना बताई। अब यह बात तय हो गई कि शहाबुद्दीन की सज़ा कोई रोक नहीं सकता। शहाबुद्दीन की जमानत मिलने की बात ही दूर थी।
सिवान का माहौल थोड़ा ठीक होने लगा तो राजीव रोशन जो गवाह था वह सिवान में ही रहने लगा। माँ की तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही थी, उसने अपनी एक दुकान में मोबाइल की दुकान खोल ली थी। इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ कि चंदा बाबू को भाजपा ने पॉलिटिकली यूज कर लिया। पॉलिटिकली कैसे यूज किया, आप इस बात को समझिए कि 2004 के चुनाव में शहाबुद्दीन चुनाव जीते थे, ओम प्रकाश यादव हारे थे, मुकदमा अभी चल ही रहा था। 2009 में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को चुनाव हराया था। अब 2014 का लोकसभा चुनाव था, नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था, उदय हो चुका था प्रधानमंत्री पद के लिए। वो चुनाव लड़ रहे थे पूरे देश में, मतलब चेहरे थे बीजेपी के। नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन कैंपेन था वो बिल्कुल एक इवेंट की तरह और माइक्रो मैनेजमेंट। चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना है। 2009 में निर्दलीय जीते ओम प्रकाश यादव अब 2014 के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट थे सिवान में। फिर से हिना साहब उम्मीदवार थी, शहाबुद्दीन जेल में थे। नरेंद्र मोदी की सभा हुई सिवान में और इस सभा में चंदा बाबू को भी अवतरित कराया बीजेपी वालों ने। नरेंद्र मोदी के भाषण के ठीक पहले चंदा बाबू ने रो रो कर शहाबुद्दीन की आतंक कथा सिवान के लोगों को सुनाई जो जनसभा में मौजूद थे। इसके बाद सिवान के चुनाव की फिजा बदल गई। जहां पहले कहा जा रहा था कि हिना साहब चुनाव जीत सकती हैं, अब सिवान के लोग रोने लगे थे चंदा बाबू की कथा सुनकर। शहाबुद्दीन को यह बात अच्छी नहीं लगी कि अब ये भी करने लगे। कहने वाले ये कहते हैं कि इसके पहले भी चंदा बाबू को कई ऑफर दिए गए थे, कई लुभावने दिए गए थे, ब्लैंक चेक की बात की गई थी, कहीं भी रहने के लिए घर देने की बात की गई थी, लेकिन चंदा बाबू ने शहाबुद्दीन के आगे घुटने नहीं टेके थे। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के मंच पर चंदा बाबू की मौजूदगी और फिर भाषण, इससे शहाबुद्दीन और तिरमिला गए। चुनाव का नतीजा आया, हिना साहब चुनाव फिर से हार गई, ओम प्रकाश यादव चुनाव जीत गए। अब मौका आया 19 जून को शहाबुद्दीन के खिलाफ अंतिम गवाही थी। राजीव रोशन जो चंदा बाबू के जीते जागते बेटे थे, चश्मदीद गवाह थे, 19 जून को गवाही होनी थी। इसके पहले 21 दिन पहले ही चंदा बाबू ने अपने इस बेटे की शादी अंकिता से कर दी थी, बगल के ही जिले की रहने वाली थी। अभी अंकिता और राजीव रोशन की शादी की तस्वीरें भी नहीं आई थी कि वो मनहूस दिन आ गया 16 जून 2014, मतलब गवाही के ठीक 3 दिन पहले। सिवान में डीएवी मोड़ के पास राजीव रोशन कहीं से आ रहे थे। रात को 8:30 बजे के करीब उन्हें गोलियों से भून दिया गया। मतलब पहले 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मारा गया और अब तीसरा बेटा राजीव रोशन गोलियों से भुना गया, जो अंतिम गवाही देने के लिए तैयार था। 3 दिनों के बाद गवाही होनी थी। अब सिवान के हालात ऐसे बन गए कि राजीव रोशन को कंधा देने वाला भी कोई नहीं मिलता। आतंक और बढ़ गया। क्या हो क्या ना हो। चंदा बाबू के साथ संकट यह भी कि शहाबुद्दीन से लड़ ही रहे थे, यह बेटा भी उन्होंने खो दिया। अभी शादी हुई थी
तो खैर जिस घर में शादी हुई थी उन्होंने अपनी ब्याही हुई बेटी को वापस ले लिया, मतलब पतोह भी चली गई। राजीव रोशन की हत्या के बाद यह बात लगने लगी थी कि शहाबुद्दीन को जमानत मिल जाएगी, लेकिन तब तो तुरंत जमानत नहीं मिली। आगे जमानत मिली भी तो फिर उस जमानत को चैलेंज किया गया। चंदा बाबू लड़ते रहे। जब शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद वे सिवान लौटे और नीतीश की सत्ता को चुनौती देने लगे। हालांकि तब बिहार में महागठबंधन की ही सरकार थी, लालू यादव भी सरकार में शामिल थे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन डंके की चोट पर शहाबुद्दीन ने कहना शुरू किया कि उनके नेता तो लालू यादव हैं, न कि नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया। सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन को मिली जमानत को चुनौती दी गई। प्रशांत भूषण, देश के नामी वकील, ने चंदा बाबू के लिए पैरवी वकालत की। कहा जाता है कि प्रशांत भूषण ने कोई फीस भी नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की बेल को कैंसिल कर दिया। शहाबुद्दीन फिर से जेल में गए, सज़ा हुई और आखिर में आपको पता ही है कि पिछले दिनों 1 मई को शहाबुद्दीन दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, जहां वे न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे, कोविड पॉजिटिव होने के कारण मौत को सिधार गए, मतलब मृत्यु हो गई। तो ये शहाबुद्दीन की कथा थी जिसकी चर्चा लाजमी थी, क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि हम सिर्फ शहाबुद्दीन के बारे में वैसी बातें बता रहे हैं जो उनका राजनीतिक सफ़र है और जो दूसरी बातें वो नहीं बता रहे हैं। तो यह बताना भी मैंने मुनासिब समझा, लेकिन हम आगे यह भी बताएंगे आपको जब मौका मिलेगा कि शहाबुद्दीन की जब शुरुआत हुई थी तो कैसे सिवान में पहले राजपूत, ब्राह्मण और भूमियार ही शहाबुद्दीन के सबसे बड़े समर्थक थे और बाद में क्या परिवर्तन हुआ, ये सारे विरोधी हो गए और यादवों के साथ दोस्ती हो गई। पहले तो यादवों के साथ ही अदावत थी। तो ये बदलाव कैसे हुआ, क्या हुआ, जल्द ही बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।